हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो 3 नवंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है एंड ऑफ द टनल। यदि एडिटोरियल को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी राजस्व संग्रह में वृद्धि अनिवार्य रूप से सतत आर्थिक सुधार का ही संकेत नहीं भी हो सकता है। यदि अपने एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3 और मूलतः सेक्शन जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट और गवर्नमेंट बजटिंग इत्यादि से कर सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। अक्टूबर माह में वस्तु और सेवा कर से 1.05 लाख करोड़ से अधिक की वसूली की गई है, जो कि फरवरी 2020 से लेकर अब तक का अप्रत्यक्ष कर का से प्राप्त सर्वाधिक मासिक राजस्व है। इससे जीएसटी के मद में एक वर्ष के लगातार 2 माहों में वृद्धि होने का भी संकेत मिला है। ज्ञात हो कि अक्टूबर में 10.25% की वृद्धि से पहले सितंबर में 4% की वृद्धि देखी गई थी। देखिए, हाल ही में जो जीएसटी जो वस्तु और सेवा कर है उसका डेटा हमारे सामने आया है और यह कहा गया है कि भाई अक्टूबर माह में 1.05 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन वो हुआ है और ये फरवरी 2020 के बाद अब तक का अप्रत्यक्ष कर का सबसे ज्यादा राजस्व है। मासिक राजस्व सबसे ज्यादा है। एक और यहां पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि अक्टूबर की तरह ही सितंबर में भी हमने देखा था कि भाई जो राजस्व था उसमें हमको वृद्धि देखने को मिली थी 4% से। तो इस साल लगातार 2 महीने हमने ये आर्थिक वृद्धि, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जीएसटी का जो कलेक्शन है उसमें हमने इंप्रूवमेंट देखा है। मार्च में लगाए गए लॉकडाउन के समय से लेकर लगातार 6 महीने तक जीएसटी राजस्व में संकुचन के बाद पिछले 2 माहों में संग्रहण में हुई वृद्धि के आधार पर सरकार ने अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार का दावा किया है। देखिए, सरकार का कहना यह है कि अब धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर वापस लौट रही है। लॉकडाउन लगने के लगभग 6 महीने तक लगातार हमने घाटा ही देखा था, लेकिन सितंबर और अक्टूबर माह में जो राजस्व हमारे पास आया है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा संकेत देते हैं कि हाँ, जो रिकवरी हो रही है, जो पुनरुद्धार की हम लोग बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग उस रास्ते पर जा रहे हैं। अक्टूबर का राजस्व मोटे तौर पर सितंबर में हुई आर्थिक गतिविधि से संबंधित है। सितंबर माह में निर्यात और विनिर्माण के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक, जिसको हम लोग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कहते हैं, सहित उच्च आवृत्ति संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला से उल्लेखनीय सुधार दर्ज किए गए थे। अब देखिए, जब मैं यहां पर ये बात करता हूं तो मैंने यहां पे आपसे कहा है उच्च आवृत्ति संकेतकों, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। अब देखिए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन्हीं पैरामीटर्स में हम लोग बात करते हैं इन्हीं उच्च आवृत्ति संकेतकों की, जिनको HFI, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर भी कहा जाता है। यदि इनकी संख्या की बात करूं तो ये कुल 16 होते हैं संख्या में, और इनका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इनको हमने 4 सेगमेंट्स में बांट करके रखा है। ये 16 हैं आपके कुल इंडिकेटर्स और इनको हमने 4 अलग अलग सेगमेंट्स में बांट करके रखा है। थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो पहला सेगमेंट है वो है कंज्यूमर इकोनॉमी का। यहां पर बात हो रही है कंज्यूमर इकोनॉमी की। इस कंज्यूमर इकोनॉमी वाले सेक्शन में 4 इंडिकेटर्स हैं आपके पास। नंबर 1, पैसेंजर व्हीकल सेल्स। जो गाड़ियां जैसे कि जो मिनी ट्रक्स होते हैं, जो पिकअप ट्रक्स होते हैं, छोटा हाथी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ओके, वो सभी
पैसेंजर व्हीकल सेल्स में आते हैं। इसके बाद आता है दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं टू व्हीलर सेल्स, जो 2 पहिया वाहन है उनकी बिक्री के बारे में बात करते हैं। तीसरा, जो ट्रैक्टर है उनकी बिक्री के संदर्भ में बात करते हैं। और चौथा, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स, मतलब कितने लोगों ने देश के अंदर ही रह करके हवाई यात्रा करी है। ये हो गया आपका पहला सेक्शन। दूसरा फिर जो आता है सेगमेंट, वो आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के संदर्भ में। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट की। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर भी आपके पास 4 इंडिकेटर्स हैं। नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय प्रबंधक सूचकांक, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। नंबर 2, कोर सेक्टर ग्रोथ, कोर सेक्टर जैसे कि बिजली का सेक्टर, कोर सेक्टर हो गया। तीसरा आता है बैंक नॉन फूड क्रेडिट। देखिए, बैंक ने कितना पैसा उन आर्थिक गतिविधियों के लिए दिया है जिसमें खाना या जो आपके अन्य खाद्य उत्पाद हैं उनको खरीदने या उनको प्रोक्योर करने की बात नहीं की गई है। बैंक का वो पैसा जो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, अन्य आर्थिक गतिविधियों में लगा है, उनके संदर्भ में यहां पे बात हो रही है। चौथा आता है रेल फ्रेट ट्रैफिक। ये जो भी मालगाड़ियां होती हैं, जो उनका किस हिसाब से कितनी जो है ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कितना माल जो है, कितने माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया। उसके बाद जो तीसरा सेगमेंट आता है वो आता है एक्सटर्नल सेक्टर का। एक्सटर्नल सेक्टर की बात हो रही है। एक्सटर्नल सेक्टर में अगेन 4 आपके पास इंडिकेटर्स है। पहला, इंपोर्ट, इंपोर्ट की यहां पे बात हो रही है, आयात कवर की बात हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, रुपए और डॉलर के बीच में जो हम लोग कंपैरिजन देख रहे हैं कि रुपया कितना टूटा या कितना मजबूत हुआ, उसकी बात करते हैं। तीसरा आता है आपका ट्रेड बैलेंस, मतलब जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आयात और निर्यात किस तरीके से देश का है बाकी देशों के साथ। और चौथा, करंट अकाउंट बैलेंस, जो कि जीडीपी का प्रतिशत के तौर पे लिया जाता है। इसके बाद जो अंत में आपका जो सेगमेंट आता है वो आता है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग, यहां पे लोगों के संदर्भ में बात हो रही है। अब ईज ऑफ लिविंग में भी आपके पास 4 इंडिकेटर्स हैं। नंबर 1, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नंबर 2, कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करते हैं लोग, उनको कैसा पैसा, उनका वेतन, उनको जो पैसा मिल रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वेजेस हैं, डेली वेज, उनको किस हिसाब से मिल रही है। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, रोजगार, जॉब आउटलुक। तो देखिए, ये आपके इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी हम लोग बात यहां पे कर रहे हैं। तो यहां पे ये कहा गया है कि भाई सितंबर माह में इन इंडिकेटर्स में बढ़ोतरी, मतलब एक बेटरमेंट जो है वो देखा गया है। आधार प्रभाव के तर्क पर इसके केवल एक भाग को ही सही ठहराया जा सकता है, क्योंकि सितंबर 2019 में कई संकेतकों में गिरावट भी देखी गई थी। अब देखिए, यदि मैं बेस इफेक्ट की बात करता हूं, आधार प्रभाव की, तो यदि मेरे को आज का अगर बेस इफेक्ट निकालना है, आज चल रहा है नवंबर 2020, तो ये निकलेगा नवंबर 2019 के संदर्भ में, पिछले साल की तुलना। ठीक है। वास्तव में सितंबर में अर्थव्यवस्था पर से लॉकडाउन की व्यापक समाप्ति से आर्थिक पुनरुद्धार में सहायता मिली है, जहां सार्वजनिक परिवहन पर से प्रतिबंध हटा दिए गए थे और कई क्षेत्रों को अल्प नियंत्रण के साथ कार्य संचालन की अनुमति दी गई। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहां पे कह सकते हैं वो ये कि जो सार्वजनिक परिवहन था उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे लॉकडाउन के कारण, उनको हटाया गया है। साथ ही साथ कई ऐसे सेक्टर्स थे जिनके ऊपर शुरुआत में पूर्णतः बंदी थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ उनको फ्रीडम दी गई और कहा गया कि भाई आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी ये तेजी जो है वो देखी जा सकती है। अब यहां पर जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि भाई जो पहली क्वार्टरली रिपोर्ट आई थी इस साल की, उसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई -23.9% की गिरावट हुई थी अर्थव्यवस्था में। और उसके बाद जब ये आंकड़े हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम यहां पे राहत महसूस जरूर कर सकते हैं। देखिए, अक्टूबर के प्रदर्शन के आधार पर सरकार ने यह कहा है कि भाई नवंबर में भी जीएसटी राजस्व की स्थिति जो है वो बेहतर हो सकती है। सोमवार को जारी हुए अक्टूबर माह के विनिर्माण पीएमआई में और वृद्धि नजर आई, जो संकेत देता है कि बड़ी फर्मों ने अपने उत्पादन में और वृद्धि की है। देखिए, जब मैं आपसे विनिर्माण पीएमआई की बात करता हूं तो पीएमआई का मतलब, इसका मतलब पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता क्या है? देखिए, ये जो बिजनेस की गतिविधियां होती हैं उसका एक इंडिकेटर मैंने भी आपको बताया, और इसका मतलब ये होता है कि भाई आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आपका जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, ये उसको दर्शाता है।
तो हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई जो पीएमआई की जो हमारे पास विनिर्माण की जो रिपोर्ट आई उसमें भी हम लोगों ने एक बेहतरी दर्ज करी है। तो इससे हम कह सकते हैं कि फर्मों ने अपना काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर दिया है, उन्होंने अपने उत्पादन में भी उसको बढ़ाया है। साथ ही साथ जो भारतीय जो ऑटो निर्माता हैं बड़े बड़े, उन्होंने भी अक्टूबर महीने में एक बहुत रिकॉर्ड बिक्री दर्ज करी है। और इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो जीएसटी कलेक्शन है, सेस कलेक्शन, वो बढ़ेंगे सरकार के पास। और जब ये जीएसटी सेस कलेक्शन सरकार के पास बढ़ेंगे तो इसका सीधा इस्तेमाल केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को जो जीएसटी कंपेंसेशन देना है उसमें बहुत बड़ी मदद होगी। आपको मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बता चुका हूं कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में एक गतिरोध जारी है जीएसटी कंपेंसेशन को लेकर के। तो कहीं ना कहीं उस गतिरोध में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि भाई जो तनातनी है वो थोड़ी कम जरूर होगी। अब यदि मैं वर्तमान परिदृश्य की बात करूं तो यहां पर देखिए ग्रोथ तो हुई है, लगातार 2 महीने हमने ग्रोथ ऑब्जर्व करी है, लेकिन एकदम से हम रिलैक्स हो जाएं कि चलिए बस अब हो गया, अब ठीक है, अर्थव्यवस्था लाइन पे आ गई है, तो ये बहुत भ्रामक होगा। हमें बहुत सतर्क होने की बात है। हालांकि ग्रोथ हमने जरूर, जो जीएसटी है वो बढ़ा है, लेकिन कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनका मानना यह है कि ये ग्रोथ 2 कारणों से आई है। पहला कारण देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये जो महीना होता है ये भारत में त्योहारों का एक महीनों के तौर पे, सीजन के तौर पे देखा जाता है। कई सारे त्योहार, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली, दशहरा और भी कई सारे, करवा चौथ, बहुत सारे धर्मों के अलग अलग त्योहार जो हैं वो इस टाइम पे आते हैं। और इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में त्योहारों को लेकर के लोगों की जो रुचि है वो बहुत अधिक है। तो त्योहार का सीजन एक बड़ा कारण हो सकता है। साथ ही साथ इन्हीं विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि जो मांग जो लॉकडाउन के टाइम पे दबी रही थी, जिसको हम लोग पेंट अप डिमांड भी कहते हैं, हुआ ये कि भाई लॉकडाउन के टाइम पे लोगों के पास जो पैसा आने का जो स्रोत था, देखिए भारत में लोगों का जनरली जो माइंडसेट है वो सेविंग्स के प्रति ज्यादा रुचि रखते हैं। ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं करते, खर्चा भी दिल खोल कर करता है भारतीय आदमी, लेकिन सेविंग्स के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। तो क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही थी तो लोगों ने उस टाइम पे अपने जो ऐसे खर्चे जिनकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं थी उनको जो है वो कंट्रोल कर लिया। अब धीरे धीरे जब चीजें सामान्य होती जा रही हैं तो लोग वापस जो है उन खर्चों की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब कंज्यूमरिज्म की ओर वापस बढ़ रहे हैं। तो इन विशेषज्ञों का कहना यह है कि भाई लोगों ने जो अपनी मांगे दबा रखी थी वो वापस से आ रहे हैं उसी ओर। लेकिन यहां पर ये देखिए, इन विशेषज्ञों को क्वेश्चन करने की बात होगी। और यही सेम बात वित्त मंत्रालय से संबंधित जो आपके विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी कहा है कि यही वो विशेषज्ञ थे जो जून के समय जब इकोनॉमिक ग्रोथ -23.9% हो गई तो ये सब कह रहे थे कि भाई ये तो एकदम बर्बादी की ओर आ गई है, कयामत का दिन आ गया अर्थव्यवस्था के लिए, कैसे सरकार आगे बढ़ाएगी, सरकार कुछ कर नहीं रही है। और जब कुछ बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है, अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो लोगों को अपना खर्चे जो है वो वापस से मांग जो है अपनी बात बढ़ा रहे हैं, इसमें सरकार ने कुछ नहीं किया। तो ये देखिए, ये गलत है कहना। आप क्रिटिक हैं, आप आलोचक हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी जगह अगर आप अप्रिशिएट करेंगे जहां पे बनता है तो ये एकदम सही होना चाहिए। सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचक मत बनिए। तो यहां पे हमें इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि भाई सरकार ने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा जिसकी वजह से ये बेहतरी आ रही है। हालांकि जरूरत अभी भी बहुत अधिक है, सरकार को और अधिक करने की जरूरत है, लेकिन इस चीज से हम लोग इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं सरकार को भी अप्रिशिएट करना बनता है। आगे के रास्ते की यदि बात करें तो अर्थव्यवस्था पर बढ़ा चढ़ाकर बात करना कई बार एक आवश्यक नीति उपकरण होता है, लेकिन जमीनी परिदृश्य का मूल्यांकन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य के लिए बेहतर तैयारी की जा सके। सीधी सी बात है, नंबर्स आपके पास बहुत अच्छे आए, आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन इसको लेकर के हम रिलैक्स नहीं हो सकते। हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे आगे तक हम लोग हमेशा पॉजिटिव में ही अपने विकास को रखें। रोजगार एक ऐसा पैमाना है जिस पे ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस समय सरकार के सामने जो है वो यह है कि सरकार जितना हो सके उतने ज्यादा रोजगार क्रिएट करे, क्योंकि रोजगार क्रिएट करना एक ऐसा तरीका होगा जो बहुत बड़े पैमाने पर इस देश के आर्थिक विकास की मदद कर सकता है। सरकार ने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि आने वाले माहों में अधिक प्रोत्साहन उपाय किए जा सकते हैं। बहुत कुछ इसके उभरते वैश्विक नजरिए की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है, चाहे वह महामारी के प्रसार और नियंत्रण के संबंध में हो या अर्थव्यवस्था के उन सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जिन्हें अभी भी सहयोग दिए जाने की आवश्यकता है। देखिए,
देखिए, सरकार ने ये इनकार नहीं किया इस चीज से कि आने वाले समय में कई ऐसे प्रोत्साहन उपाय जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत करेगी सरकार, और साथ ही साथ सरकार को अपने जो भी इनिशिएटिव्स है हर चीज को ध्यान में रख करके, और मूलतः सबसे बड़ी बात, ये जो महामारी है इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को अपनी सारी नीतियां जो है वो इस समय बनानी चाहिए। और साथ ही साथ सरकार को यह भी करना चाहिए कि वो सभी सेक्टर, वो सभी क्षेत्र जहां पे यदि सरकार थोड़ी मदद कर दे और उन क्षेत्रों का बेहतरीकरण हो सके, तो सरकार को उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल के संबंध में आपसे देखिए जो प्रश्न मूलतः आपके मुख्य परीक्षा में जो पूछे जा सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं इन हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के बारे में जो मैंने आपको बताए। साथ ही साथ अलग अलग सेक्टर्स की ग्रोथ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कोर सेक्टर की ग्रोथ कैसी है, या पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, या किस तरीके से जो जीएसटी का जो इशू चल रहा है कंपेंसेशन का राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में, उसका निपटारा कैसे किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया हो। धन्यवाद।